कैसे हैं दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। तो दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की बात चल रही है, तो क्यों ना बात चुनाव आयोग पे भी होना चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कमीशन है जो भारत में सभी प्रकार के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि जिम्मेदार होती है। चुनाव आयोग जो चुनाव कराती है वो चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के चुनाव, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, स्टेट लेवल पे चुनाव कराती है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के चुनाव। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग सेंट्रल और स्टेट में सेम है, तो इसलिए दोनों के लिए सेम है। तो इस तरीके के चुनाव आयोग भारत में अपनी जिम्मेदारी पर कराता है। तो मैं ये चुनाव आयोग हो गया। इसके अलावा चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों से बाहर जो चुनाव आते हैं वो पंचायत के चुनाव होते हैं। दूसरा, निगम से यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल के चुनाव होते हैं। नगर निगम और नगर पालिकाओं का चुनाव आयोग नहीं कराता, उसके लिए संविधान में अलग से प्रबंध किए गए हैं। तो मैं चुनाव आयोग की थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करूंगा कि बैकग्राउंड इसका क्या रहा है, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन दिया गया है भारत के संविधान में, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारत के संविधान में इन अनुच्छेदों में चुनाव आयोग का विवरण है। तो मैं इसकी बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि कैसे इसका गठन हुआ, कैसे इसका गठन हुआ, किस किस परिस्थितियों में, कौन से प्रधानमंत्री के टाइम में हुआ, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ यानी कि एस्टेब्लिश इसको किया गया था, वो किया गया था 1950 यानी कि 1950 में। भारत में संविधान जिस वर्ष लागू हुआ उसी वर्ष चुनाव आयोग को एस्टेब्लिश किया गया, इसका गठन किया गया। अच्छा, ये इस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे वो सभी को मालूम है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीएम पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जब भारत था तब उन्होंने ये चुनाव आयोग का गठन किया। तो चुनाव आयोग का गठन इस प्रकार हुआ, सशक्त चुनाव आयोग का गठन हुआ जो विभिन्न प्रकार के चुनाव भारत में कराता है। इसके अलावा मैं आपको इसमें चुनाव आयोग में इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इनकी स्वतंत्रता, इनकी फ्रीडम बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा और इनका रिमूवल प्रोसेस बताऊंगा और इनका टेन्योर बताऊंगा कितना होता है। ये चुनाव आयोग के बारे में हम इतनी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए ताकि आपको चुनाव आयोग का ये मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिमाग में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, इलेक्शन किस तरीके से इसको संरचित किया गया है संविधान के हिसाब से। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं इसकी, कि इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से हुई और कैसे कैसे इसमें चीज़ें ऐड की गई, कैसे कैसे लोगों को ऐड किया गया, किस तरीके से संशोधित इसको किया गया, देखते हैं।
दोस्तों जब इसके निर्माण हुआ 1950 में, यानी कि इसका गठन हुआ, तब से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो था वो एक सिंगल पर्सन बॉडी था, यानी इसमें एक ही इलेक्शन कमिश्नर यानी कि निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, सिर्फ वन। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1989 में 16 अक्टूबर 1989 में जब आपको ध्यान होगा वोट डालने की उम्र पहले 21 थी, उसके बाद में उसको हटाकर रिमूव करके 18 कर दिया गया। तो 1989 में एक पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि 1989 में इसकी जो वोट डालने की एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। उसी समय भारत के राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग का वर्क यानी कि वर्क का जो काम का लोड होता है उसे कम करने के लिए इसमें 2 लोगों को और शामिल किया गया, यानी कि 2 चुनाव आयुक्तों को और शामिल किया गया जो कि इसके अधीन कार्य करेंगे, किसके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अधीन कार्य करेंगे। लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण 1990 में ये दोनों पोस्ट क्या हुआ? रिमूव कर दी गई, हटा दी गई। लेकिन बाद में फिर इसके बाद एक बार फिर इस पर विचार किया गया और इन दोनों कमिश्नर को 1993 में दोबारा सक्रिय किया गया और दोबारा सक्रिय 1993 में किया गया। तब से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल आज तक सेम चला आ रहा है। तो मैं आपको जो बताऊंगा, तो आज जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसे कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, ये निर्वाचन आयुक्त होगा। इसके अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होंगे जो इसके अधीन कार्य करेंगे, यानी कि इसके अधीन कार्य करेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। ये सारे मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द फर्स्ट रीजन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इसमें मैंने दोस्तों एक पॉइंट और जोड़ा है यहाँ पर। ये पॉइंट ऐसा है कि 3 मेंबर हैं इसमें। अगर किसी मुद्दे पर इन तीनों मेंबर्स के बीच कन्फ्लिक्ट यानी मतभेद होता है, किसी प्रकार का मतभेद होता है, इन लोगों के बीच में अगर इलेक्शन कमीशन में मतभेद होता है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो किस आधार पर फैसला लेगी? मान लीजिए 2 के वोट एक तरफ है और किसी का एक तरफ है, तो किस आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला लेगी? तो वो मेजोरिटी के आधार पर लेगी, यानी कि 2 वोट, किसी भी 2 पर्सन के वोट एक बात को इशारा कर रहे हैं तो वो इसी आधार पर इसका क्या लेगी? डिसीजन लेगी। तो अब इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा इनके टेन्योर की, यानी इनका कार्यकाल। कार्यकाल में मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में नो टाइम पीरियड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी टेन्योर, यानी कि भारत के संविधान में इस पर्सन के लिए, इस व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब तक हमने जो बात की वो की इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब मैं बात करूंगा इनकी फ्रीडम के बारे में, इनके रिमूवल प्रोसेस के बारे में और इनकी सैलरी के बारे में एक्सेट्रा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहली जो पॉइंट मैंने जो मेंशन किया है वो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो पूरी तरीके से सुरक्षित कार्य कर सकेगा जब तक उसकी पदावधि जो है निश्चित की गई है, यानी कि अपने फिक्स टेन्योर पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित कार्य कर सकेगा। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट से ठीक वैसा ही हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वैसा ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाएगा। और
इनकी जो सैलरी होगी वो भी बिल्कुल इनके तरह ही होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ। अगला जो पॉइंट मैंने यहाँ दिया हुआ है कि उनको उनके दुर्व्यवहार के चलते भी उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर या संविधान का उल्लंघन करते हुए ये पाए जाते तो संविधान के दिए हुए वर्णन के अनुसार संसद में एक विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों में पास करके इनको इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो है अगला, इनको पेंशन नहीं दी जाती, किसी भी तरीके की पेंशन नहीं दी जाएगी इनकी पोस्ट के हटने के बाद। अगला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो 2 अलग कमिश्नर्स होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे बाकी लोगों को हटा देने तो उनको हटाया जा सकता है। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के निर्माताओं ने संविधान में इस इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी भी तरीके की कोई एलिजिबिलिटी, शैक्षणिक हो या किसी भी प्रकार की स्केल हो, कौशल हो, इनके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये इनका फ्रीडम और रिमूवल सैलरी से लेके एक मुद्दा था। अगली बात मैं अब जो करने वाला हूँ वो करूँगा इनके पावर्स को लेकर, इनके पावर्स क्या क्या होते हैं और इनके कार्य यानी कि वर्क क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब इस टॉपिक का जो आखिरी पॉइंट है जो इनकी पावर्स और इनके कार्य को बताता है। तो भारत के संविधान में पार्लियामेंट, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समस्त प्रकार के चुनावों को निर्वाचित कराने के आधार पर इस इलेक्शन कमीशन को संविधान ने 3 भागों में विभाजित किया है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द इलेक्शन कमीशन ऑन 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑन बिहाफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। नंबर 1 इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है जो कि प्रशासनिक है, एडवाइजरी है, ये एक सलाहकारी बॉडी के रूप में भी कार्य करेगा, सेमी जुडिशियल है। सेमी जुडिशियल का मतलब ये है कि छोटे मोटे मुद्दों पर चुनाव से रिलेटेड न्याय भी ये करेगा। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स को हम समझते हैं अच्छी तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर, तो सबसे पहले क्या हुआ, समय समय पर एक नामावली तैयार करेगा चुनाव आयोग, और जो भी पर्सन इंडिया के इलेक्शन के लिए या वोट डालने के लिए योग्य हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, उनको वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएगा और एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें तमाम विधानसभाओं में किस किस क्षेत्र में कितने कितने वोटर्स बढ़े हैं और घटे हैं। अगला पॉइंट, चुनाव आयोग एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जो निष्पक्ष और सफाई से क्लीन जांच करे इलेक्शन सिस्टम के अंदर। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड द एफिलिएशन। प्रोवाइड द एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, सभी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा और उन दलों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उनका चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा। ठीक है, एफिलिएशन देगा और इलेक्शन लोगों यानी कि चुनाव चिन्ह देगा और उन्हें मान्यता प्रदान करेगा। चुनाव आयोग विधानमंडल में किसी के सदस्यों के बीच में अर्हताएं अगर इमर्ज होती हैं, निकलती हैं, तो उस मुद्दे पर संबंधित राज्य के गवर्नर को इसकी सलाह देगा, इसलिए ये एडवाइजरी के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक है, अरेंज द क्लियर एंड फेयर इलेक्शन। समस्त भारत में, संपूर्ण भारत में पूरी तरीके से साफ और निष्पक्ष इलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ होगी। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है अरेंज द कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम लोग आमतौर पर आचार संहिता भी कहते हैं। आचार संहिता भी कहते हैं। तो चुनाव आयोग इस आचार संहिता को अरेंज कराएगा, इसको निर्धारित करेगा कि सारे इलेक्शन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके इलेक्टर्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए एक समय नियम अवधि दी जाएगी कि इस समय तक ये चुनाव का प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ये आचार संहिता ये था
इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।